Hello, welcome back. We will discuss two topics in this video. First is contempt of court and second is custodial death. So firstly, we will discuss contempt of court. Simply वैसे तो हम इस चीज़ को पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट ईयर, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल पता होगा, कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स सिंपली डिसोबेइंग कोर्ट ऑर्डर्स, राइट, इन सिंपल सेंस डिसोबेइंग द कोर्ट ऑर्डर्स। बट मैं इसमें एक चीज या आई वुड लाइक टू एड वन मोर थिंग विच इज डिग्निटी, राइट। टेक डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, ठीक है, डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स सब इंक्लूड है, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, है ना। पूरा इंडियन जुडिशियल सिस्टम का बात हो रहा है। किसी भी टाइप का कोई भी कोर्ट हो, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, और भी कुछ अदर जो कोर्ट्स होती हैं, है ना, स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स वगैरह, मजिस्ट्रियल कोर्ट्स हैं, उनको उन पे भी ये चीज़ अप्लाई होती है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिंपली इसका मतलब होता है डिसोबेइंग कोर्ट ऑर्डर्स और दी डिग्निटी। ये डिग्निटी वर्ड जो है ये मैंने ऐड किया है ना। सिंपली आपको अगर कहीं भी ऐसा लगता है किसी सिचुएशन में कि कोर्ट का इंसल्ट हुआ है या कोर्ट ऑर्डर्स का इंसल्ट हुआ है, उसको डिसोबे नहीं किया है, सो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दैट सिचुएशन कम्स अंडर द पैरल ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, राइट। देखो, टू मेंटेन द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो पढ़ ही रहे हैं, इसमें टू मेंटेन द रूल ऑफ लॉ इट इज नेसेसरी दैट एन ऑर्डर पास्ड बाय कोर्ट मस्ट बी ओबेड। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज रूल ऑफ लॉ का कोई मतलब नहीं बचेगा। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, राइट, दैट व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ये बिल्कुल इसका आंसर जो है वो आपको विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड स्ट्राइक हो जाना चाहिए आपके माइंड में कि रूल ऑफ लॉ क्या है, ठीक है। अब मैं अभी हम क्लासरूम में तो है नहीं तो आपसे पूछ लेता, राइट, बट ऐसा नहीं हो सकता। सो रूल ऑफ लॉ का अच्छी बात है अगर आपको पता हो तो, बट है ना, होना चाहिए। बट जो भूल गए हैं उनको बता दूं, रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट लॉ इज द सुप्रीम, राइट। कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, नो वन इज अबोव द लॉ, है ना, वेदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर पॉलिटिशियन और एनी अदर पर्सन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, कोई भी कोई भी जो है वो लॉ से अबोव नहीं है, लॉ के ऊपर नहीं है। लॉ यानी कोर्ट का सबको मानना पड़ेगा, नोबडी इज अबोव देन लॉ। सो कोर्ट जो ऑर्डर पास करता है वो भी एज पर दी लॉ ही करता है, राइट। अब फर्स्टली हम एक सिचुएशन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है ना, एक पर्सन को P1 को एज अ विटनेस, है ना, कॉल किया है एज अ विटनेस, ठीक है। ये किसी केस में विटनेस एज अ विटनेस P1 पर्सन 1 को कॉल किया है, और इन केस वो कोर्ट के ऑर्डर को यानी कोर्ट के समन को क्या कर देता है, डिसऑबे कर देता है, और एज अ विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, राइट, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है। तो उसको बोलेंगे, उस सिचुएशन को बोलेंगे कि इस पर्सन ने, जो पर्सन P1 है, ये इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए लायबल है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो समझ में आ गया, है ना, कि कोर्ट ऑर्डर्स को डिसओबे करना जो है, या उसके अगेंस्ट जाना, या कोर्ट की डिग्निटी को हार्म करना, या इस टाइप का कोई भी जो काम है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आता है। सो उसके लिए कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको क्या कर सकती है, पनिश कर सकती है। दैट पर्टिकुलर पर्सन इज लायबल टू बी पनिश्ड, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर किसी ने कमिट किया है तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसको पनिश कर सकता है, ठीक है। हाउ एवर देर इज अ सिचुएशन, हाउ एवर अ फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ अ जजमेंट और ऑर्डर डज नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। फेयर कमेंट्री ऑफ अ जजमेंट और ऑर्डर, या कोर्ट का कोई ट्रायल हुआ है, उसका किसी ने कोई फेयर कमेंट किया है उस पर, न्यूज़ आर्टिकल या कोई आर्टिकल लिख दिया है, सो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में नहीं आता है ना। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था क्लासरूम में, कौन सा था वो, कौन सी मूवी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, रुस्तम करके एक मूवी था, राइट, है ना। रुस्तम कर जो मूवी आपने देखा था, वो जो एक न्यूज़ एडिटर रहता है, ठीक है, एक न्यूज़ एडिटर, न्यूज़ एजेंसी, जो न्यूज़पेपर एजेंसी का जो एडिटर होता है, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, है ना, कोर्ट क्या कर देती है, पनिश कर देती है ना, उसको 24 आवर्स का प्रिजन कर देता है, राइट, या शायद मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, बट उसको कुछ पनिशमेंट मिलता है। सो जो भी कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे करने वाली जो सिचुएशंस होती हैं वो क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आती हैं, उसको हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। इसका सिंपल सा हम ये बोल सकते हैं फॉर आन अंडरस्टैंडिंग दैट इंसल्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स, राइट, और डिसोबेइंग ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स जो है वो क्या है, या कोर्ट प्रोसीजर
कोर्ट प्रोसेस या फिर डिग्निटी ऑफ द कोर्ट को हार्म करना जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसको हम बोलते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और उसके लिए पनिशमेंट के प्रोविजंस भी हैं, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टोडियल डेथ। डेथ इन, है ना, कस्टोडियल डेथ। देखो एज द नेम इज सजेस्टिंग कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ मीन्स हमने क्रिमिनल लॉ पढ़ा है, पुलिस कस्टडी आ गया सब याद, वही है, ठीक है। देखो कस्टोडियल डेथ क्या है, इसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस से रिलेटेड ही है ये, है ना, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू पुलिस ओनली, ठीक है। दैट इज वाई आई रॉट डेथ इन अथोराइज्ड कस्टडी, ठीक है ना। कस्टोडियल डेथ मीन्स होता है डेथ इन अथोराइज्ड कस्टडी, विच मीन्स अथोराइज्ड कस्टडी मीन्स, है ना, विच मीन्स कोई एजेंसी अथोराइज्ड है ना, नाम से ही पता चल रहा है अथोराइज्ड कस्टडी, यानी कि जो अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी ने कस्टडी में लिया है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सपोज दैट पर्सन P1 को अरेस्ट किया है, राइट, किसी अथॉरिटी ने, है ना। अब कोई अथॉरिटी में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अथोराइज्ड कस्टडी मीन्स कोई भी अथॉरिटी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम पुलिस को तो जानते ही हैं कि पुलिस अरेस्ट करता है, ठीक, बट क्या CBI भी तो है, ठीक है, CBI है, NIA है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सो NIA, CBI, पुलिस और एनी अदर, जैसे सपोज और भी एजेंसीज हैं, ठीक है, बट अभी फिलहाल हम इन 3 पे ही रहते हैं। बाकी मैं IT के बारे में भी बोलना चाह रहा था बट अभी नहीं बोल रहा, ठीक है। सो पुलिस, CBI, NIA, है ना, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी कस्टडी में को बोलते हैं अथोराइज्ड कस्टडी। तो अगर कोई भी पर्सन है, किसी पर्सन का अथोराइज्ड कस्टडी में डेथ हो जाता है, दैट मीन्स कस्टोडियल डेथ, दैट इज कॉल्ड कस्टोडियल डेथ, उसको बोलते हैं कस्टोडियल डेथ। अब इट इज बीइंग ऑब्जर्व दैट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रिजनर्स आर सब्जेक्टेड टू, देखो प्रिजनर्स के साथ ऐसा होता है, ठीक है, कस्टोडियल डेथ, प्रिजनर्स जो हैं वो अथोराइज्ड कस्टडी में है, ठीक है, बिकॉज वो जेल में है तो अथोराइज्ड कस्टडी है। अब प्रिजनर आपको पता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है, इंक्वायरी करता है। सो हमको देखने को मिलता है कि कभी कभी क्या होता है, पुलिस वायलेंट भी होना पड़ता है पुलिस को, है ना, कुछ टॉर्चर अगर ज़्यादा हो गया, जैसे 3rd डिग्री ट्रीटमेंट हो गया, या कुछ टॉर्चर ज़्यादा हो गया, या वायलेंस हो गया, सपोज दैट प्रिजन में उसके अगेंस्ट कोई वायलेंट हो जाता है कोई, है ना, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, ठीक है, टॉर्चर, उसके अगेंस्ट कुछ ज़्यादा टॉर्चर हो गया उससे पूछताछ करने में या इंक्वायरी, ड्यूरिंग द इंक्वायरी, सो और उसकी डेथ हो गई, तो दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलेंगे कि वो केस है कस्टोडियल डेथ का, ठीक है। Due to such inhuman treatment by the jail authorities, the prisoners die inside the custody. Such deaths are called custodial deaths. The Supreme Court has said that custodial deaths are one of the worst crimes in a civilized society. Civilized means India भी civilized society है, ठीक है, governed by the rule of law, right? So in simple, इसमें जो मैं आपको एक पॉइंट के लिए हमने इस टॉपिक को पढ़ा है, that is called custodial death means not the death in police custody only. Custodial death means डेथ इन एनी अथोराइज कस्टडी, अंडर एनी अथोराइज कस्टडी, ठीक है। अगर वो अथोराइज कस्टडी में है, सपोज दैट किसी को कोई एक्यूज को अरेस्ट, अभी वो अरेस्ट ही हुआ है, वो एक्यूज है, वो ऑफेंडर है ही नहीं, ठीक है, ठीक है, और उसको सपोज दैट बेल नहीं मिला, हमने पढ़ा था बेल कंडीशन पे मिलता है, बेल नहीं मिला। सो उस सिचुएशन में सपोज दैट वो अगर 3 डेज वो जेल में रहता है, ठीक है, और इन 3 दिनों में कुछ वायलेंट, है ना, ट्रीटमेंट उसके अगेंस्ट यूज़ किया, कोई वायलेंस यूज़ हुआ है, या फिर टॉर्चर उसको ज़्यादा किया गया है ना। जैसे आपने इसका एग्जांपल कुछ मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा, ठीक है, मूवीज़ में ऐसा देखने को ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, कि उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उससे इंक्वायरी कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है इन 3 दिन में किसी भी रीज़न से, अगर उसको टॉर्चर, और ये बाद में पता चलता है तो पोस्टमार्टम की टॉर्चर हुआ था, तो ये साउंड केस है किस चीज़ का, कस्टोडियल डेथ का। सो जो भी अथोराइज एजेंसीज होती हैं, है ना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। जो आपने देखा होगा कुछ लोगों को बुरा लगता है कि भाई अब उसको, वो तो जेल में है, ऑफेंडर है और जेल में है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्यों करा रहे हैं, उसको हॉस्पिटल क्यों ले जा रहा है। उसका रीज़न है कस्टोडियल डेथ को रोकना, ठीक है, उसकी डेथ कस्टडी में नहीं होना चाहिए, है ना। ये एक क्या है, सस्पिशियस कंडीशन है कि कहीं उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है उसकी डेथ के लिए, राइट। सो कस्टोडियल डेथ के केसेस पहले इंडिया में बहुत होते थे बट अब कम हो गए हैं, ठीक है। तो कस्टोडियल डेथ क्या होती है ये आपको ध्यान रखना है, डेथ इन अथोराइज कस्टडी, राइट। और इसमें जो मेन पॉइंट बताने वाली बात थी वो ये थी कि कोई भी वो अथोराइज्ड एजेंसी जो है वो कोई भी हो सकता है, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो सकती है, CBI, पुलिस, NIA एट्सेट्रा, राइट। सो इट वॉज आवर
टॉपिक, ये दोनों टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट हम साइबर लॉ पढ़ेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।